हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग आवेश और विद्युत धारा को समझेंगे। वैसे विद्युत धारा यानी कि बिजली से हम सभी लोग पहले से ही परिचित हैं। हम सभी के घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेज होते हैं और ये सभी अप्लायंस विद्युत धारा पर काम करते हैं, बिजली पर। यानी कि बिजली के बिना ये सभी किसी काम की नहीं है। तो फिर एक सवाल बनता है कि बिजली है क्या। इसी को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले समझेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बना है परमाणु से, और परमाणु में होते हैं 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। इस भाग को कहते हैं नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इस पथ को कहते हैं कक्षा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। एक सामान्य परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, यानी कि कुल ऋण आवेश कुल धन आवेश के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब किसी परमाणु में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने से जो कुल धनावेश है वह कुल ऋणावेश से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह धनावेशित हो जाता है। इसी तरह यदि कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु में आ जाए तो कुल ऋणावेश कुल धनावेश से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि धनावेश या ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है। आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। यह सभी पदार्थ में पहले से ही होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी में है। केवल उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर बदलता है तब हमें इसका एहसास होता है, और अगर इसकी संख्या बराबर रहती है तो हमें पता नहीं लगता, तब हमें लगता है कि यह उदासीन है। आवेशों के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये आवेश जब गतिशील हो जाते हैं तो यही विद्युत धारा या करंट कहलाते हैं। अब विद्युत धारा के आधार पर अगर हम पदार्थों को बांटें तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा गुजर सकती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो उसे कहते हैं हम लोग चालक या सुचालक पदार्थ। और जिससे ये नहीं गुजर सकते उसे कहते हैं कुचालक या फिर विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत का चालन समझने के लिए हम लोग को विभव और विभवांतर को समझना होगा। विभव समझने से पहले हम लोग एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए किसी ढलान पर हम लोग एक बड़े पत्थर को लुढ़काकर ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं। अब जाहिर है कि हम लोग यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसके विरुद्ध बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार्य संपन्न हो रहा है। और हम लोग यह जानते हैं कि जब कोई कार्य संपन्न होता है तो लगाई गई ऊर्जा दूसरे रूप में बदलती है। तो यहां पर जो हम लोग ऊर्जा लगा रहे हैं वह बदलकर स्थितिज ऊर्जा में संचित हो रही है। सवाल यह रहा कि इस ऊर्जा का संचय हो कहां रहा है, उस पत्थर में या फिर ढलान के किसी बिंदु पर। अब यदि पत्थर में ऊर्जा का संचय हो रहा होता तो हम लोग इस पत्थर को कहीं भी रखते तो पत्थर अपने आप चलने लगता, यानी कि पत्थर में ऊर्जा का संचय नहीं हो रहा। अब ढलान का विचार करते हैं। ढलान पर हम लोग किसी भी पत्थर को रखें, किसी भी वस्तु को रखें, तो हम लोग देखते हैं कि वह लुढ़क कर नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका साफ अर्थ है कि ये जो ऊर्जा हम लोग लगा रहे हैं पत्थर को ऊपर धकेलने में, इसका संचय ढलान के ही किसी बिंदु पर हो रहा है। ढलान के इस बिंदु पर
हमारे कार्य करने से जो ऊर्जा का संचय हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर गुरुत्वीय विभव। इसी तरह हम लोग विद्युतीय विभव को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर धनावेश रखा हुआ है तो जाहिर है उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा जिसमें कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करेगा। यदि इसमें कोई दूसरे धनावेश को लाया जाए तो उसको प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। अब हम लोग इकाई आवेश की कल्पना करते हैं, इकाई धनावेश की, जो कि अनंत पर स्थित है। अब इसे यदि इस विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी इसे लाने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक बल लगाना होगा। विस्थापन होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहां भी एक कार्य संपन्न होता है। अब जब कार्य संपन्न होता है तो ऊर्जा एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में आ जाती है। तो यहां पर जो किया गया कार्य है उसका रूप बदलता है और वह विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। फिर से उसी तरह यह ऊर्जा जो है संचित कहां हो रही है? उस बिंदु में, जिस बिंदु तक इसको लाया जा रहा है, इस चार्ज को। तो उस बिंदु पर जो ये ऊर्जा का संचय हुआ है उसी को कहा जाता है विद्युतीय विभव। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोग वहां देख रहे थे गुरुत्वीय विभव, ठीक उसी तरह इसमें होता है यह विद्युतीय विभव। अब जरा सा हम लोग पिछले एग्जाम्पल पर वापस लौटते हैं। मान लेते हैं ढलान पर दो बिंदु है ए और बी। तो विभव यानी कि ऊर्जा का संचय किस पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? नो डाउट बी पर, क्योंकि बी की जो ऊंचाई है तल से वह ए की अपेक्षा ज्यादा है, यानी बी तक इस पत्थर को लाने में ज्यादा कार्य करना होगा ए की तुलना में। तो जब ज्यादा कार्य करना होगा तो ज्यादा ऊर्जा का संचय भी होगा। आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बी पर यदि हम इस पत्थर को वापस रखें तो वह खिसक कर ए तक आ जाएगा, और यदि दोनों में अगर बराबर ही ऊर्जा होती तो इसकी ऊंचाई समान होती ना। ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि यदि इस तल को सीधा कर दें, समतल कर दें, तो अपने आप बी से पत्थर लुढ़क कर ए तक नहीं पहुंचेगा। यानी इस पत्थर के गतिमान होने के लिए ये जो दो बिंदु हैं बी और ए, दोनों के गुरुत्वीय विभव में अंतर होना चाहिए। ठीक इसी तरह विद्युतीय विभव में भी होता है। मान लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं एल और एम। एल जो है वो धनावेश के काफी निकट है और एम थोड़ा दूर है। तो जाहिर है कि एल पर यदि हम इकाई धनावेश को लाएं तो ज्यादा कार्य करना होगा, यानी यहां पर ऊर्जा का संचय होगा ज्यादा एम की तुलना में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एल का जो विद्युतीय विभव है वो एम से ज्यादा है। इसका दूसरा अर्थ है कि जब हम एल पर इस चार्ज को रखेंगे, इकाई आवेश को, तो अपने आप खिसक कर एम तक पहुंच जाएगा। यानी हम लोग यह देख रहे हैं कि यदि विभव का डिफरेंस हो, किसी बिंदु पर ज्यादा विभव हो और किसी बिंदु पर कम विभव हो, तो जो चार्ज है, आवेश है, वो अपने आप अधिक विभव से कम विभव की ओर आने लगता है। यही है आवेश के चालन का कारण। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें भी यही होता है। जो चालक तार होता है उसके एक सिरे का विभव ज्यादा होता है और दूसरे सिरे का विभव होता है कम। ये जो विभव का डिफरेंस है इसी को कहते हैं हम लोग विभवांतर। तो जब डिफरेंस रहता है दोनों के बीच, विभव कम या ज्यादा रहता है, तभी आवेश का चालन होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि दोनों सिरों का विभव सेम हो जाए, यानी विभव का जो अंतर है वो शून्य हो जाए, तो फिर आवेश का चालन नहीं होगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा को आप लोग पानी की तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक ट्यूब है, जैसा कि आप देख रहे हैं कैनवस पर, इसके बीच में एक नॉब लगा हुआ है। ट्यूब के लेफ्ट में ज्यादा पानी है और राइट में कम पानी है। यदि इस नॉब को खोल दें तो क्या होगा? पानी लेफ्ट से राइट की ओर बहने लगेगा
और यह तब तक बहेगा जब तक कि दोनों तरफ लेवल समान ना हो जाए। ठीक इसी तरह विद्युत धारा में भी होता है। जब हम लोग चालक तार से दो सिरों को जोड़ते हैं जिनके विभव में डिफरेंस होता है तो आवेश प्रवाहित होने लगता है, और इसका प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों सिरों का विभव सेम नहीं हो जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को समझा, आपने क्लियरली समझा होगा विभव को और विभवांतर को। विभव और विभवांतर को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट को विभव और विभवांतर समझ में नहीं आता है, वो लोग केवल इसका डेफिनेशन याद कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आगे अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं, आगे जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आपको विभव और विभवांतर दोनों समझ में आना चाहिए। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि विद्युत धारा है क्या और इसका चालन कैसे होता है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, और हाँ, सामाजिक विज्ञान के भी फेयर कॉपी को खरीद लेना है। थैंक यू।